हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और लास्ट क्लास में जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर चल रहा था वहां पे हमने पढ़ लिया था नेगेटिव एमपी तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको यूनिट्स दे रखी हैं 1 से लेके 7 तक। टीपी भी दे रखा है, एपी भी दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ टीपी दे रखा था, हमें क्या करना था, एपी निकालना था और एमपी निकालना था। एपी कैसे निकलेगा, ये जो टीपी है इसको हम आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 20 डिवाइड बाई 1 36 डिवाइड बाई 2 18 आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 3 16 आ जाएगा, 56 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से तो आ जाएगा हमारा एपी। एमपी निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि पहले टीपी कितना था, अब कितना बढ़ गया 16, फिर कितना बढ़ गया 12, फिर कितना बढ़ गया 8, फिर कितना बढ़ गया 4, फिर कितना बढ़ गया 0, फिर कितना बढ़ गया -4। तो ये यहाँ पे हमारा एमपी और एपी दे रखा है। यही अगर बात करी जाए सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में आपको दे रखा है सिर्फ एमपी दे रखा है आपको। अब इस एमपी से हमें टीपी निकालना है और एपी निकालना है। कैसे निकलेगा, पहला टीपी हमारा 18 हो जाएगा, फिर ये कितना बढ़ गया 16, तो जोड़ते जाएंगे 18 और 16 34, फिर 14 बढ़ गया यानी कि 48, फिर 12 बढ़ गया यानी कि 60, फिर 5 बढ़ गया। इस तरीके से एपी कैसे आता जाएगा, इसको डिवाइड करते जाएंगे 18 डिवाइड बाई 1 34 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये दोनों न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। फिर उसके बाद है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और डिमिनिशिंग लॉ मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है if the input of one factor is increasing while all other factors remain constant, then the proportion between the factors is change। अगर एक फैक्टर है वो चेंज हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं चेंज हो रहा, क्या आपको याद है ऐसा हम कहाँ पर कर रहे थे? यस सर, शॉर्ट टर्म वाले कंसेप्ट में ऐसा हो रहा था जहाँ पे एक फैक्टर हमारा फिक्स था, एक हमारा वेरिएबल था। जो भी चेंज आ रहा था वो वेरिएबल फैक्टर में आ रहा था, फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वही बात हो रही है। सपोज देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए हम दो फैक्टर से प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक लैंड से और एक लेबर से। लैंड एक फिक्स फैक्टर है और लेबर एक वेल फैक्टर है। अब सपोज करो यू हैव लैंड मेजरिंग 2 हेक्टर्स। आपने अपने लैंड को मेजर किया और वो 2 हेक्टेयर्स है। अब यहाँ पे आपने टमाटो उगाए, ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ लेबर की मदद से। तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है एक तरीके से। इफ द यूनिट ऑफ लेबर आर इंक्रीज टू 2, तो नया प्रपोर्शन क्या आ जाएगा 2:2। लेकिन जो लैंड है प्रीवियसली उस पर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी चेंज आएगा वो हमारा आउटपुट में आएगा और वेल फैक्टर में आएगा। तो एक टाइम पर वो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो घटेगा और एक पॉइंट पर वो नेगेटिव चला जाएगा। तो हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो हमसे क्या कह रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रहा है स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। जैसे जैसे एक वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर्स के साथ कंबाइन होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वेरिएबल फैक्टर का वो पहले बढ़ेगा क्योंकि टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे वो कम होगा और एक पॉइंट पर नेगेटिव चला जाएगा। कैसे सर, जब आप एक नई मशीन पर प्रोडक्शन करते हो तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। फिर जैसे जैसे वो मशीन अपनी औकात पे आती जाएगी धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर एक पॉइंट पर वो प्रोडक्शन अपना खत्म कर देगी। उस तरीके से यहाँ पर इस बात को समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे इसको इलस्ट्रेट किया गया है, 3 बेसिक एलिमेंट लिए गए हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ लैंड दे रखा है, वो एक ही यूज हो रहा है, एक ही पर काम चल रहा है। एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर एंड सो ऑन। एक लेबर लगी तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 2, 2 लेबर लगी तो 5 हुआ, 3 लेबर लगी तो 9 हुआ, 4 लेबर लगी 12 हुआ। बढ़ता तो जा रहा है लेकिन फिर घटता भी जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि अब जरूरत से ज्यादा लेबर पहुंच गई। देखिए पहले 2 था,
फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, यानी कि यहाँ तक तो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फिर घट रहा है यहाँ तक, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और फिर चला गया नेगेटिव। इसी को अगर हम कर्व से देखना चाहें तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले टीपी हमारा बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच के वो घटना शुरू हो गया। तो ये जो कर्व जा रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन एमपी पहले बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, फिर वो घटता गया और एक पॉइंट पर वो नेगेटिव भी पहुंच गया। तो मैंने बताया था कि एमपी हमारा नेगेटिव हो सकता है लेकिन टीपी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता सर, है ना? क्यों? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, यानी कि जब उतने लेबर की जरूरत ही नहीं है जितनी लेबर वहां पे काम कर रही है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो आपने जो पीछे देखा उसका मतलब क्या है? टेबल 1 बताती है एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर वेरीफाइड फैक्टर आर यूज्ड, एमपी टेंड्स टू राइज till 3 यूनिट ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड. In this situation, TP increases at an increasing rate. This is a situation of increasing towards to a factor. इसका मतलब क्या हुआ? एक जो लैंड है जिस पर 3 लेबर ही मैक्सिमम काम कर सकती थी और 3 लेबर ही कर रही है, इसका मतलब जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे लेबर बढ़ती गई, भाई 3 से ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लेबर बढ़ती गई जिससे हमारा एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, जिससे धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। फिर उसकी वजह से एमपी भी घटने लगा और एक पॉइंट पर वो नेगेटिव चला गया। वही बात हो रही है यहाँ पर, ये सिचुएशन है इंक्रीज इन ट्रांसफर फैक्टर की, बट 4th यूनिट ऑफ लेबर पर सिचुएशन आ गई डिमिनिशिंग टर्म्स की और उसने घटना शुरू कर दिया। तो diminishing MP reduced to zero, total output is maximum when MP output is zero. इसमें रिलेशन काम कर रहे हैं, कौन कौन से 3 रिलेशन थे कि TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब MP 0 होगा, TP इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से अगर MP इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और TP हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से जब MP घट रहा है। अब यहाँ पर दे रखा है इसके बारे में, पीछे जो हमने पढ़ा कि MP tends to rise till OL units of labor rate are used. This correspond to point E on the MP curve. This is a situation of increasing plus to effect. यानी MP बढ़ रहा था कि कहाँ तक, E पॉइंट तक, उसको हमने कहा इंक्रीजिंग, फिर घटना शुरू हो गया, टीपी भी बढ़ रहा था, फिर घटना शुरू हो गया डिमिनिशिंग। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एक्सीड, यानी कि जितने की जरूरत ही नहीं है उतने एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे कि क्या कारण है सर हमारे इंक्रीजिंग टर्न्स टू अ फैक्टर की? पहला, fuller utilization of the fixed factor. In the initial stages, fixed factor such as machine remains underutilized. Its fuller utilization calls for greater application of the variable factor. Hence, initially so long as fixed factor remains underutilized, additional unit of the variable factor add more and more to total product or MP of the variable factor. यानी कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है हम उसका जितना वर्क करवा सकते थे, जितना मैक्सिमम उसका काम ले सकते थे, हमने लिया। सेकंड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेल फैक्टर अनेबल प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड वर्कर may be used for different process of production. This increase efficiency और प्रोडक्टिविटी। जब हम लेबर को बढ़ाते जाते हैं तो काम का जो भार है वो भी बढ़ता जाता है, और जब हम एक तरीके का काम रेगुलर इंटरवल्स में करेंगे तो वो पर्सन उस चीज में स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। तो अभी तक हमने ये 2 कारण पढ़े जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फिर दे रखा है थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। फैक्टर कौन कौन से? फिक्स फैक्टर्स और वेल फैक्टर। सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, यानी कि जब वो अंडर यूटिलाइज रहेगा फिक्स फैक्टर, अंडर यूटिलाइज का मतलब कि अभी भी उसका मैक्सिमम काम हमने नहीं लिया है। वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है 800, लेकिन अभी भी हमने 600 किया है, 700 किया है,
तो जब भी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स वहां पर आएगा उससे क्या होगा, उनमें कॉम्बिनेशन अच्छा होता जाएगा और फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज होना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टीपी बढ़ जाएगा। फिर आपको कॉजेज दे रखे हैं कि क्या कारण है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के। सबसे पहला, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। Fixity of the factor is the principal cause behind the law of diminishing returns। हमारा जो फैक्टर होता है वो फिक्स्ड होता है और वही एक रीजन इसमें दिया गया है कि जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जैसे as more and more unit of the variable factor are combined with the fixed factor, the later get excessively utilized, it suffer greater wear and tear and lose its efficiency, hence diminishing returns। ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं। ज्यादा से ज्यादा जब लेबर वहां पे काम करेगी तो हम उसका ज्यादा यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से मशीन खराब हो सकती है, उस पर डैप लग सकता है, उसकी एफिशिएंसी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से हम क्या फेस कर रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। उसके बाद सेकंड रीजन इसमें दे रखा है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, factors of production are imperfect substitute of each other। more and more of labor cannot be continuously used in place of capital। यानी कि imperfect का मतलब जैसे आप टी की जगह कॉफी पी सकते हैं या दारू भी पी सकते हैं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है, लेकिन आप लेबर की जगह कैपिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैपिटल की जगह लेबर का इतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है वो, क्योंकि वो इनपरफेक्ट फैक्टर है। इसीलिए इनका जो बॉन्ड है वो अगर वेरिएबल फैक्टर बनता है तो वो सिर्फ आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, कैपिटल के यूज को नहीं। फिर तीसरा है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे, इस जैसे वैसे हमारे जो फिक्स फैक्टर्स का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उस पर जरूरत से ज्यादा लेबर होने की वजह से ऐसा होगा। अब इसके कुछ एजम्पशन दिए जा रहे हैं। सबसे पहला, लॉ और वेल्थ प्रमोशन इन एजम्पशन पर बेस्ड है। अगर ऐसा होता है तभी ये लॉ काम करेगा। कैसा, रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। जिस रेशियो में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, इतना फिक्स फैक्टर है, इतना वेल्थ फैक्टर है, वो चेंज होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ द वेल्थ फैक्टर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट। आप जो लेबर लगा रहे हो वो उसी काबिल होने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। जिस तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको तीन स्टेज दी गई हैं। पहले में एमपी इंक्रीज हो रहा है जिसे हम कहते हैं इंक्रीज इन टर्न्स, दूसरे में एमपी घट रहा है जिसे कहते हैं डिमिनिशिंग टर्न्स, और तीसरे में वो नेगेटिव चला गया जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है ना। उसके बाद हमसे कह रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। Postponement of the law of well proportion, the situation of diminishing MP is possible under two situation। जो हमारा diminishing MP है वो कब काम करेगा, पहला, when there is improvement in technology used in the process of production so that greater output is achieved with the same input। जिस तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट, अगर ये जो लॉ है वो कब खत्म हो सकता है, कब सही हो सकता है, जब हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो गई हो, तो उस पर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं सेम इनपुट पर। When some substitute of the fixed factor is discovered, यानी कि कुछ रियल सब्स्टिट्यूट डिस्कवर हो जाए जो हमारे वैसे ही काम करें, तो जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी फैक्टर्स की वो चेंज हो सके, सही हो सके उस पॉइंट पर। अब यहाँ पे आपको दे रखा है शेप्स ऑफ टीपी, एमपी, एपी और उनका रिलेशनशिप। लैंड वही है, लेबर दे रखी है। अब यहाँ मान लीजिए एमपी दे रखा है। अब इस एमपी से अगर आपसे कहा जाए टीपी निकालिए, तो पहला तो डैश आएगा, फिर कितना था 6, फिर कितना हो गया 14, यानी कितना बढ़ गया 14, तो 6 + 14 यानी कि 20, फिर 28 बढ़ गया तो 20 में 28 जोड़ा 48, फिर 24 बढ़ गया, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा टीपी आ जाएगा। बात करी जाए एपी को निकालने के लिए, तो टीपी जो है उसको हम इससे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा एपी आता जाएगा। अब अगर इनकी शेप की बात करें तो पहले अगर हम टीपी को देखें तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने मान लिया हमारी यूनिट्स
और वाई एक्सिस को हमने मान लिया टीपी। तो अब देखें, जब 0 था तो टीपी भी 0 था, तो पॉइंट 0 पर आ। उसके बाद पहले पर जो टीपी है वो 6 है, यानी कि कहीं यहाँ पर। दूसरे पर वो कहाँ है, 20, यानी कि कुछ यहाँ पर। यानी कि टीपी का जो शेप है वो ऐसे जाता जाएगा, और एक यहाँ एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद 84 पर पहुंचने के बाद ये घटना शुरू कर देगा। वहीं अगर मैं एमपी और एपी की बात करूं तो एमपी मैंने आपको ऊपर इससे पहले बताया भी था। यहाँ देखिए, यहाँ पर एपी और एमपी है। एपी अभी डिक्लाइन हो रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के बिलो नहीं गया, लेकिन एमपी एक्स एक्सिस के बिलो चला गया, यानी कि एमपी नेगेटिव हो सकता है, टीपी और एपी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये कुछ रिलेशन दिए गए हैं। ये रिलेशन जैसे आपने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, उसकी तरह है। क्या? so long as MP is increasing, TP is increasing at an increasing rate। अगर आपका MP बढ़ रहा है तो TP भी बढ़ेगा, और बढ़ते हुए रेट से। मतलब जैसे पहले TP 6 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा, यानी बढ़ रहा है और बढ़ते हुए क्रम से। MP अगर घटना शुरू कर देगा तो टीपी इंक्रीज तो होगा लेकिन घटते हुए क्रम में, जो कि हमने टीयू और एमयू में भी देखा था। उसके बाद एमपी 0 होगा तो टीयू यानी कि टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, और जब एमपी नेगेटिव चला गया तो वहां पर टीपी घटना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो रिलेशन होते हैं हमारे किस में, टीपी और एमपी के। अब बात करी जाए एपी और एमपी का, तो यहाँ कहा जा रहा है अगर AP बढ़ता है यानी कि AP इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में MP इज ग्रेटर देन AP। उल्टा है एक तरीके से, AP इंक्रीज हो रहा है तो MP इज ग्रेटर देन AP, और AP डिक्रीज हो रहा है तो AP इज ग्रेटर देन MP। AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा या फिर कांस्टेंट होगा तो AP और MP बराबर होंगे, और MP 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन AP पॉजिटिव रहेगा। अब इसके कुछ कर्व के साथ, शेप के साथ दिखाया गया है कि इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है MP इंक्रीज हो रहा है तो TP भी इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कह रहा है MP क्या है, MP कांस्टेंट है, अभी TP इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद MP घटना शुरू कर दिया तो आपने देखा टीपी एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच के अब सेम बढ़ रहा है। उसके बाद एमपी ने क्या करा, नेगेटिव चला गया तो टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। तो ये शेप के सारे, कर्व के सारे रिलेशन को रिप्रेजेंट किया है, और आपका ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शंस एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसमें यहाँ तक ही है। अगली वीडियो में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।